सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास का जो तीसरा काल है रीतिकाल। इससे पहले वीडियो में हमने रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, वहां तक पढ़ा था। रीतिकाल का काल विभाजन पढ़ा था, रीतिकाल के विभिन्न नाम पढ़े थे, रीतिकाल के जो नायिका भेद हैं, नायक भेद हैं या फिर जो कवि आचार्य हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम देखेंगे रीतिकाल के कवियों को जो 3 भागों में बांटा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रीतिबद्ध कवि, रीतिसिद्ध कवि और रीतिमुक्त कवि। इन तीनों प्रकार के कवियों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। प्रमुख कवियों को पहले हम ये देखेंगे कि रीतिबद्ध कवि कौन से हैं, सिद्ध कौन से हैं और रीतिमुक्त कवि कौन से हैं। यह आपको याद रखना है। ये जो विभाजन है ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया था और आपको ये भी याद रखने हैं कि उनके अकॉर्डिंग रीतिबद्ध कवि कौन से हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है कि रीतिसिद्ध कवि कौन से हैं या फिर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि कौन से हैं, तो आपको इन परिभाषाओं के आधार पर याद रखना है। पहले है रीतिबद्ध कवि। रीतिकाल के ऐसे कवि जिन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर हिंदी में भी लक्षण ग्रंथ लिखे, वे रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। बद्ध का मतलब होता है साहित्य, तो यानी जो पूरा रीतिकाल है जो संस्कृत के लक्षण ग्रंथ थे उनके आधार पर माना जाता है इसका विकास हुआ था। तो जो संस्कृत के लक्षण ग्रंथ थे उन्हीं के आधार पर जो हिंदी में लक्षण ग्रंथ लिखे जिन्होंने, वे सारे कवि कहलाते हैं रीतिबद्ध कवि। इन कवियों में प्रमुख हैं केशवदास, चिंतामणि, देव, पद्माकर, कुलपति मिश्र, सुरति मिश्र, मंडन मिश्र, भिखारीदास, कुमार मणि, सोमनाथ, जसवंत सिंह, मतीराम और रसलीन। रसलीन की रचना अक्सर पूछी जाती है, मतीराम की भी रचना कई बार पूछी जाती है और जसवंत सिंह हमारे जो जोधपुर के महाराजा थे इनकी भी रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं। केशवदास तो है ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, चिंतामणि भी मोस्ट इम्पोर्टेंट में आते हैं, देव भी और पद्माकर। यहाँ तक तो ये सारे के सारे जो 4 पहले हैं और 3 जो लास्ट के हैं ये तो अति महत्वपूर्ण है। और भिखारीदास रह गए बीच में कि 8 कवि तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर इनकी रचनाएं भिखारीदास की या रसलीन की, मतीराम की, जसवंत सिंह की कई बार रचनाएं पूछी जाती हैं। केशवदास की, चिंतामणि की, देव ने भी बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, पद्माकर। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं कि रीतिबद्ध कवियों में ये शामिल हैं। यानी इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे थे संस्कृत के ग्रंथों के आधार पर या उनका अनुकरण करते हुए इन सभी ने क्या लिखे थे, लक्षण ग्रंथ लिखे थे। फिर है रीतिसिद्ध कवि। रीतिकाल के ऐसे कवि जिन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा लेकिन लक्षण ग्रंथों की परंपरा का पूर्ण रूप से पालन किया, वे रीतिसिद्ध कवि कहलाते हैं। इस धारा के प्रमुख कवि निम्न हैं, यानी जिन्होंने रीतिकाल के जो लक्षण ग्रंथ थे उन लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे लेकिन लक्षण ग्रंथों की परंपरा तो थी ना, उसका पूर्ण रूप से इन्होंने पालन किया, यानी उसी प्रकार के लिखे लेकिन लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। इस धारा के प्रमुख कवियों में सबसे महत्वपूर्ण है बिहारी जी। इनकी एक ही रचना है, आपको पता है, बिहारी सतसई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इनकी पूछी जाती है अक्सर। रसनिधि, सेनापति, नेवाज, अठीजी, वृंद, कृष्ण कवि और पजनेश। तो सेनापति की रचनाएं कई बार पूछी जाती हैं क्योंकि उन्होंने प्रकृति चित्रण किया था और बाकी तो इतनी ज़्यादा नहीं है। वृंद कवि की भी कई बार पूछ ली जाती है। तो जो बिहारी जी हैं इनको आपको याद रखना है। कई बार एक बार प्रश्न ऐसे आया था कि निम्न में से लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि नहीं है, तो वहाँ पर अगर बिहारी जी का नाम आ जाए तो लक्षण ग्रंथ नहीं लिखने वाले में आएंगे साथियों, बाकी ये सारे लक्षण ग्रंथ लिखने वाले थे। तो रीतिसिद्ध कवियों में बिहारी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है और बाकी ये 3-4 नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि कई बार प्रश्न ऐसे बना देते हैं कि निम्न में से रीतिबद्ध कवि नहीं है, रीतिसिद्ध कवि नहीं है या है, तो वहाँ पर आपको फिर ये सारे कवियों के नाम याद रहने जरूरी है। तीसरे है रीतिमुक्त कवि। रीतिकाल के ऐसे कवि जिन्होंने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे और न ही परंपरा का पालन किया, वे रीतिमुक्त, ये रीति से बिल्कुल मुक्त हो गए थे। ना तो उन्होंने परंपरा का, क्योंकि रीतिसिद्ध वालों ने तो परंपरा का पालन किया था, रीतिबद्ध वालों ने लक्षण ग्रंथ लिखे थे और इन्होंने ना तो परंपरा का पालन किया और ना ही लक्षण ग्रंथ लिखे। इनमें प्रमुख हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और दिव्यदेव। ये 500 कवि आपको याद रखने हैं। रीति मुक्त कवि हैं घनानंद की रचना अक्सर पूछी जाती है, बोधा भी महत्वपूर्ण है, आलम, ठाकुर और दिव्यदेव, ये 5 नाम आपको याद रहने चाहिए। उसके बाद रीतिबद्ध कवियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे केशवदास को। इनका जन्म हुआ था 1555 ईस्वी में, मृत्यु हुई 1617 ईस्वी में। केशवदास राजा मधुकर शाह से सम्मानित सनाड्य ब्राह्मण थे, यानी केशवदास मधुकर शाह के दरबार में रहते थे और ब्राह्मण थे। पिता का नाम था काशीनाथ मिश्र। केशवदास ओरछा यानी मध्य प्रदेश नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबार में रहा करते थे।
डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को हिंदी का सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य माना है। यानी जो जितने भी लक्षण होते हैं, जो काव्य शास्त्र के जो जितने भी बिंदु हैं, उन सभी को लेकर रचनाएं लिखने वाले सर्वांग निरूपक, हमने पीछे पढ़ा था, तो सर्वांग निरूपक आचार्य डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को माना है प्रथम। इंद्रजीत सिंह की राज नर्तकी राय प्रवीण केशवदास की शिष्या मानी जाती है। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को हृदयहीन कवि, कठिन काव्य का प्रेत, उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा का कवि कहा है। यानी हृदयहीन यानी बिना हृदय का, कठिन काव्य का प्रेत, उक्ति वैचित्र्य यानी विचित्र प्रकार की उक्ति या पंक्तियां लिखने वाला, और शब्द क्रीड़ा यानी शब्दों से खेलने वाला कवि कहा है आचार्य शुक्ल ने। केशवदास ने अपने रस विवेचन में विवाद और आदि नामक दो संचारी भावों का वर्णन किया है। ये अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। इन्होंने अलंकार की परिभाषा निम्न प्रकार दी है। ये परिभाषा हम अक्सर पढ़ते हैं, जब भी अलंकार पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें यही परिभाषा मिलती है जो केशवदास के द्वारा दी गई थी। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रस सरस सुवृत भूषण बिनोन विराजयी कविता बनिता और मीत। उसके बाद है केशवदास जी की प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रथम रचना मानी जाती है रसिक प्रिया, 1591 ईस्वी में लिखी गई थी, जो 16 प्रकाशों में विभाजित थी। इसके बाद है कवि प्रिया, 1601 में 16 प्रभावों में विभाजित, यानी इसके जो उपनाम है या फिर इसके जो अध्यायों के नाम है वो इसके प्रकाश दे रखा था, इसके प्रभाव दे रखा था। फिर रामचंद्रिका जो इनकी अति महत्वपूर्ण रचना है, 1601 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसमें 39 प्रकाश थे। फिर है रतन बावनी 1607, वीर सिंह देव चरित 1607। ये दोनों वीर गाथात्मक रचनाएं हैं। रतन बावनी में भी और वीर सिंह देव चरित में भी इन्होंने किसी राजा के वीरता का वर्णन किया है। फिर है विज्ञान गीता 1610, इनकी आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है विज्ञान गीता। जहांगीर जस चंद्रिका 1612, छंदमाला 1612 और नक्शिक, ये 9 इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, जिसमें कवि प्रिया, रसिक प्रिया अक्सर पूछी जाती है, रामचंद्रिका अति महत्वपूर्ण है, विज्ञान गीता भी कई बार पूछ ली जाती है। तो ये आपको इनकी रचनाएं याद रखनी है। ये इनका ऐसे सूत्र बना रखा है, रसिक कवि राम रतन वीर विज्ञान में जहांगीर के छंदों का नक्शिक वर्णन करता है। ये इनकी 9 रचनाओं का जो है सूत्र बना रखा, अगर आपको याद हो तो, नहीं तो वैसे भी 2-4 बार पढ़ने के बाद ये याद हो जाती है। उसके बाद इनकी पहली रचना है रसिक प्रिय, 1591 में लिखी गई। इस रचना का विभाजन 16 प्रकाशों में किया गया है। इसमें रस विवेचन व नायिका भेद का वर्णन किया गया है। ये रचना केशवदास की प्रथम रचना मानी जाती है। उसके बाद है कवि प्रिय 1601, इसका विभाजन 16 प्रभावों में किया गया है। इस रचना को राय प्रवीण की शिक्षा हेतु लिखा गया है, यानी जो शिष्या थे ना राय प्रवीण, उसको शिक्षा देने के लिए इसको लिखा गया था। इस रचना में अलंकार निरूपण 2 भागों में किया गया है, सामान्य अलंकार और विशिष्ट अलंकार। ये रचना दंडी के काव्यादर्श और केशव मिश्र के अलंकार शेखर नामक ग्रंथ पर आधारित है। जो संस्कृत के कवि थे केशव मिश्र और दंडी, उनके जो ग्रंथ थे उनके आधार पर इस रचना को लिखा गया है। उसके बाद है रामचंद्रिका 1601, इस रचना का विभाजन 39 प्रकाशों में किया गया है। याद रखना है आपको, इस रचना को केशवदास ने एक रात में ही लिखा था। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस रचना को छंदों का अजायब घर कहा है। इस रचना की संवाद योजना उत्कृष्ट मानी जाती है। यानी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर केशवदास की रामचंद्रिका रचना को कहा है। इसकी प्रमुख उक्ति है, सिंधु तरियो उनको बंदरा तुमसे धनुरेखा गई न तरी। ये पंक्ति है प्रसिद्ध रामचंद्रिका ग्रंथ की। उसके बाद रतन बावनी 1607, इस रचना में रतन सिंह व वीर सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। रतन बावनी एक वीर गाथात्मक रचना है। फिर विज्ञान गीता 1610, संस्कृत के कृष्ण कवि द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार बनाकर लिखी गई है। इस रचना में प्रतीकात्मक शैली में आध्यात्मिक विषय का वर्णन किया गया है। उसके बाद दूसरे कवि हैं बिहारी, जो रीति सिद्ध कवि हमें आते हैं। रीतिबद्ध में एक ही महत्वपूर्ण केशवदास था, इनकी रचना हमने सबसे पहले पढ़ ली, अब बिहारी की पढ़ेंगे। यानी जो आगे मिक्स कवि हैं, अलग अलग रीतिबद्ध रीति सिद्ध जैसे हमने पीछे बांटे हैं उस प्रकार से आगे नहीं है, जो सम्मिलित रूप से सभी रीतिकाल के कवियों की रचनाएं हम पढ़ेंगे। इनका जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1663 ईस्वी में। बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले लाल, तरुणाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल। ये इनकी जन्म के बारे में और उनकी ससुराल के बारे में पंक्ति है बिहारी जी के बारे में। तो अक्सर ये पंक्ति देकर भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ये पंक्ति किसके बारे में है, तो ये बिहारी जी के बारे में है। बिहारी द्वारा रचित एकमात्र रचना बिहारी सतसई। बिहारी सतसई 1662 ईस्वी में ब्रज भाषा में दोहों के रूप में रची गई थी।
1662 ईस्वी में लिखी गई थी। 1663 में तो इनकी मृत्यु हो गई थी। बिहारी सतसई में कुल 713 दोहे हैं। बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी को जयसिंह द्वारा 1645 ईस्वी में काली पहाड़ी नामक गांव जागीर में भेंट की गई थी। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली सुविदो आगे कौन हवाल। ये पंक्ति बिहारी जी की है, प्रसिद्ध, जो जयसिंह के लिए लिखी थी इन्होंने, मिर्जा राजा जयसिंह के लिए। बिहारी सतसई पर सर्वप्रथम टीका कृष्ण कवि बिहारी का जो दत्तक पुत्र था के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैया कवित सवैया लिखा गया था। सर्वप्रथम इस पर जो टीका लिखी गई वो इन्हीं के दत्तक पुत्र कृष्ण कवि के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें इनके दोहों को सवैयों में परिवर्तित कर दिया गया था, कवित सवैये में। उसके बाद जॉर्ज गिरियसन ने संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष रचना उपलब्ध नहीं है, ये बात जॉर्ज गिरियसन ने कही है बिहारी सतसई के बारे में। फिर पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई की भूमिका में बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा है, यानी इतने मिठास है इसमें कि शक्कर लगी हुई रोटी के समान इसको पदम सिंह शर्मा ने माना है। बिहारी सतसई की भूमिका को रचना लिखी थी। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर कहा है। प्रमुख जो आलोचक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर कहा है। लल्लूलाल ने लाल चंद्रिका नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सतसई पर बिहारी रत्नाकर नाम से टीका लिखी, और यही बिहारी रत्नाकर नाम से दो दोहे हैं या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखी गई है। ये हमारे पाठ्यक्रम में इसके 25 दोहे भी शामिल हैं। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किया था, यानी बिहारी ने तो किस भाषा में लिखी थी बिहारी सतसई, ब्रज भाषा में, और इन्होंने संस्कृत में इसका अनुवाद किया था। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों पर रोला छंद लिखे हैं, यानी इन्होंने जो दोहे लिखे थे उस पर किसी ने कवित सवैये लिख दिए, किसी ने दोहे लिख दिए। मुंशी देवी प्रसाद ने बिहारी के दोहों का उर्दू में अनुवाद किया है। आनंदीलाल शर्मा ने बिहारी सतसई की फारसी टीका फिरंगी सतसई नाम से लिखी है। राधाचरण गोस्वामी ने कहा है, बिहारी एक ऐसा पीयूष वर्षी घनश्याम है जिसके उदय होते ही सुर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं। ये राधाचरण गोस्वामी किस काल के कवि थे, ये आप मुझे बताएंगे। यानी आधुनिक काल में थे, तो आधुनिक काल में भी किस अलग अलग जो भागों में हमने बांटा है उसमें से किस जो युग के या किस उपविभाजन के कवि थे, ये लेखक थे राधाचरण गोस्वामी, आप मुझे बताएंगे। आपके लिए प्रश्न है ये। और बिहारी को एक ऐसा पीयूष वर्षी घनश्याम यानी बादल माना है जिसके उदय होते ही सुर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं, यानी ढक जाते हैं। यानी इन्होंने सूरदास और तुलसीदास से भी बढ़कर इसको माना है, बिहारी को माना है। लाला भगवान दीन ने बिहारी को सूर, तुलसी व केशवदास के बाद हिंदी का चौथा रत्न कहा है। लाला भगवान दीन ने बिहारी को सूरदास, तुलसीदास और केशवदास के बाद हिंदी का चौथा रत्न कहा है। बिहारी ने भारतीय ग्रामीण संस्कृति व भाषा के प्रति घृणा का भाव प्रकट किया था। ये महत्वपूर्ण लाइन है इनके बारे में, आपको याद रखनी है कि जो ग्रामीण संस्कृति है हमारी, उसके प्रति इन्होंने और भाषा के प्रति इन्होंने घृणा का भाव प्रकट किया था। कई बार जैसे एक कवि के बारे में 4 लाइनें दे देते हैं, तो वहाँ अगर इस प्रकार की लाइन दी गई हो तो ये लाइन सही है। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि बिहारी जैसा बड़ा कवि में ये तो नहीं होगा, लेकिन वहीं हम मात खा जाते हैं। तो आजकल आरपीएससी प्रश्न भी ज़्यादातर इसी प्रकार के पूछती है, तो ये जो मुख्य कुछ लाइनें ऐसी होती हैं अटपटी सी, उनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जैसे ये यहीं आ जाए बिहारी, ऐसे आ जाए बिहारी ने भारतीय ग्रामीण संस्कृति व भाषा के प्रति लगाव प्रकट किया है, या भाषा से उनको प्रेम था, ग्रामीण संस्कृति व भाषा से प्रेम था, तो वो क्या हो जाएगी, वो पंक्ति गलत हो जाएगी। सूरदास व बिहारी ने नायिका के रूप में राधा का वर्णन किया है, लेकिन सुर की राधा मूक व बिहारी की राधा वाचाल मानी जाती है। सूरदास जी ने भी राधा का वर्णन किया है नायिका के रूप में, बिहारी ने भी, लेकिन सूरदास की जो राधा थी वो मौन थी, मूक थी, और बिहारी की राधा वाचाल थी, यानी ज़्यादा बोलती थी। वाचाल का मतलब ज़्यादा बोलने वाला। आचार्य शुक्ल बिहारी की विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली की है। ये कथन शुक्ल जी का है बिहारी के बारे में। बिहारी का प्रत्येक दोहा गागर में सागर बनने वाला है, इसलिए कहा गया है। आचार्य शुक्ल ने तो ये बात कही है, और ये बात किसी और ने कही है, बिहारी का दोहा प्रत्येक दोहा गागर में सागर बनने वाला है, इसलिए कहा गया है। सतसैया के दो हेरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये जो है इसकी रचना के बारे में, इनके दोहों के बारे में प्रमुख पंक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिहारी के दोहे रस के छोटे छोटे छींटे हैं।
भाषा पर जैसा अचूक अधिकार बिहारी का है वैसा अन्य किसी का नहीं है। आचार्य शुक्ल का मानना है बिहारी के बारे में। हिंदी साहित्य में देव और बिहारी को बड़ा सिद्ध करने के लिए कुछ समय तक विवाद चला था, जिसके वास्तविक जन्मदाता मिश्र बंधु माने जाते हैं। इस विवाद में निम्न रचनाओं का योगदान रहा। इन्हें इसी प्रकार से रचनाएं लिखी गई थी। कुछ लोग बिहारी को बड़ा मानते थे और कुछ देव को। तो जो प्रमुख विवाद चला था उस विवाद के जन्मदाता थे मिश्र बंधु। सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने इस विवाद को जन्म दिया था। सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने रचना लिखी हिंदी नवरत्न, यानी हिंदी के जो प्रमुख कवि थे नौ, उसमें उस हिंदी नवरत्न कविता जो रचना लिखी इन्होंने तो देव को बड़ा बताया। यानी मिश्र बंधु किसको बड़ा मानते थे? देव को बड़ा मानते थे। तो हिंदी नवरत्नों में इन्होंने देव को बिहारी से पहले स्थान दे दिया। पद्म सिंह शर्मा कमलेश ने फिर बिहारी सतसई की भूमिका एक रचना लिखी इनकी रचना के जवाब में। उसमें इन्होंने बिहारी को बड़ा बताया, देव से बड़ा बिहारी को बता दिया पद्म सिंह शर्मा ने। उसके बाद कृष्ण बिहारी मिश्र ने एक रचना लिखी थी देव और बिहारी, उसमें इन्होंने फिर देव को बड़ा बता दिया। फिर लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव नाम रचना लिखकर बिहारी को बड़ा बताया। इस प्रकार से कुछ दिन इन विद्वानों में देव और बिहारी को लेकर कुछ विवाद चला था और उस विवाद से संबंधित ये रचनाएं हैं। तो आज का वीडियो 16-17 मिनट का हो गया है साथियों। आगे के जो कवि हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी आप रिवीजन के तौर पर इन वीडियो को, वैसे तो मैं खुद ही बहुत फास्ट बोलती हूँ और अगर आप चाहें तो इनको दुगनी आवाज़ में करके भी सुन सकते हैं और रिवीजन के तौर पे आप इनको एक बार ज़रूर सुन लें, ताकि कुछ ना कुछ तो हो सकता है इनमें कोई अलग बिंदु हो और वही आपकी परीक्षा में आ जाए। बाकी तो जो आपने अभी तक पढ़ा है उसका ही आप रिवीजन कीजिए बहुत ही शानदार वाला, और पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ। कुछ दिन और है साथियों, फिर आपकी परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ रही है, तो आप कुछ दिन और अपने आप को झोंक दीजिए, अच्छे से शानदार तैयारी कीजिए। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।